हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए थे। अब आइए आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाई आर टैरिफ्स इम्पोज्ड। बार वन पढ़ते ना, टैरिफ हटा दिए गए, टैरिफ हटा दिए गए। तो टैरिफ लगाए क्यों रखे थे 1991 तक, आइए देखते हैं। टैरिफ्स आर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा ना। इट इज ऑल्सो इम्पोज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी करती है ऐसा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा होगा तो उनको भी फायदा हो सकता है, या प्लस डायरेक्टली टैक्स के रूप में तो फायदा हो ही रहा है। देखिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? What is the meaning of quantitative restrictions? देखिए, quantitative restrictions are specific limits imposed by countries on the quantity or value of goods that can be imported or exported. टैरिफ से भी काम नहीं चल रहा है तो कोई क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा सामान इंपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर मेकिंग प्रॉफिट्स शुड बी प्राइवेटाइज्ड। ये एक स्टेटमेंट है कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट में उनको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस व्यू? वाई? अगर एग्री है तो क्यों एग्री है, नहीं है तो क्यों एग्री नहीं है। आइए लिख लेते हैं। ये हमने टॉपिक में तो डिस्कस नहीं किया था, बट अलग से क्वेश्चन आ गया। इसको हमने जनरली ओरली डिस्कस किया था, बट अभी प्रॉपर क्वेश्चन आ गया है, लिखेंगे। सही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में कम और वाइवा में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, ट्रूली स्पीकिंग प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग्स कैन बी इजीली प्राइवेटाइज। जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग्स हैं उनको तो आराम से प्राइवेटाइज किया सकता है, हर कोई खरीद लेगा उन्हें। बट इट डजंट मीन दैट ओनली प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस शुड बी प्राइवेटाइज्ड। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो जाता कि केवल प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस को ही आप बेच रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, पहले आप प्राइवेटाइज तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे, इनफैक्ट द गवर्नमेंट शुड गेट रिड ऑफ सच एंटरप्राइजेस विच आर द ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ करप्शन एंड आर द एपी सेंटर ऑफ एफिशिएंसी। यस, वो लॉस मेकिंग को करना चाहिए। उसको थोड़ा अलग तरीके से हमने लिख लिया है कि कैसे, जहां पे इनएफिशिएंसी ज्यादा है यानी कि कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट कम ही होगा, और जहां पे करप्शन ज्यादा है इन्हीं को प्राइवेटाइज करो। ठीक है ना, ये इनको करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। देखिए लिखिए यहां तक पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे, हाउएवर समटाइम्स इट इज अ कंपल्शन फॉर द गवर्नमेंट टू रिजॉर्ट टू प्राइवेटाइजेशन। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कंपल्शन, मजबूरी आ गई
कि प्राइवेटाइज वाला रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, पर्टिकुलरली व्हेन वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड डिफेंस एक्सपेंसेस आर माउंटिंग। जब सरकार को खर्चे करने हैं, डिफेंस करना है, सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी है, तो पैसा चाहिए, उसमें पैसा आएगा कहाँ से? तो एक तरीका तो ये कि टैक्स बढ़ा दो, लेकिन टैक्स हर कोई इसको फिर काफ़ी ज़्यादा विरोध होगा, तो सबसे बढ़िया, और जनता भी काफ़ी बुरी तरह से उसको अपोज करेगी। तो फिर एक सिंपल सा तरीका ये बचता है, मतलब मोर कंपेरेटिवली ईजियर तरीका ये बचता है कि जो PSCs हैं उनको प्राइवेटाइज कर दो। ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन इज गेनिंग मोमेंटम, लिख लीजिए इन द तक। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन इज गेनिंग मोमेंटम इन द वेक ऑफ एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, कॉम्पिटेटिव बनाना है, तो कभी कभी प्राइवेटाइज करना भी पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में रहेंगे, डिलेज होंगे, इनएफिशिएंसी होगी, करप्शन होगा, मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, है ना। द ट्रेंड इज दैट द गवर्नमेंट्स आर फोकसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इकोनॉमी रादर देन द बिजनेस वेंचर्स। यही ट्रेंड है, और यही IMF ने कहा भी था लोन देते समय कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दो, अब बिजनेस पे थोड़ा कम ध्यान दो। देखिए लिख लीजिए यहाँ तक, बिजनेस तक लिख लो पहले। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दस प्राइवेटाइजेशन इज नीड फॉर द आर, मतलब गवर्नमेंट्स आर फोकसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, वो ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रादर देन द बिजनेस वेंचर्स, बजाय बिजनेस एक्टिविटी पे ध्यान देने के बजाय अपने मेन काम पे ध्यान दे रहे हैं। दस प्राइवेटाइजेशन इज नीड ऑफ द आर, नो मैटर पब्लिक एंटरप्राइजेस आर मेकिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो लॉस वालों को तो उनको तो इजीली जस्टिफाई किया जा सकता है, प्रॉफिट वालों को भी हम कर रहे हैं, और जो कि समय की डिमांड है, अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर टिके रहना है तो, ठीक है ना। देखिए लिख लीजिए यहां तक, आंसर कंप्लीट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखेंगे, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया? क्या आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए ठीक है? वाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट? और डेवलप्ड कंट्रीज को अपोज क्यों कर रही हैं? हाँ, अपोज तो कर रही हैं, क्यों कर रही हैं आइए देखते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। तो देखिए, आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया, आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए गुड है, नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद तो ये भी खत्म ही हो जाएगा AI की वजह से, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, वो हम कभी कोई बात करते तो एक टाइप्ड मैसेज हमारे पास रिप्लाई में आते हैं, वो कभी कभी बॉट्स बात कर रहे हैं, बॉट्स बोलते हैं या ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई कर रहे हैं, छोटी मोटी क्वेरी तो वही सॉल्व कर देते हैं हमारी, और आगे जाके ये इन्हांस लेवल पे हो जाएगा, बड़ी बड़ी क्वेरी भी हमारी सॉल्व करेंगे। तो अच्छा तो है, लेकिन ये भी धीरे धीरे कम होती आ रही है अपॉर्चुनिटीज। अच्छा क्यों है, पहले इसका रीजन लिख लेते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा क्यों इंडिया के लिए। तो पहला रीजन,
इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। दूसरा, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ग्रोथ। लिख लीजिए पहले दो बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे पास आ रहा है, डॉलर भी आता है, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिट, और डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों इसका विरोध करती हैं? बिकॉज इट लीड्स टू लॉस ऑफ जॉब्स इन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमीज, क्योंकि वहां पे जॉब्स की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लेबर सस्ते में काम कर रही है, वहां पे उसके डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं वो, तो इसे से वो कंपनियां वहां वो वाले देश इसको अपोज करते हैं। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस, इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस विच मेक्स इट अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, वही एडवांटेज लिखने हैं कि सस्ती लेबर है और स्किल्ड भी है, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। व्हाट आर दीज एडवांटेजेस, और ये फायदे क्या क्या हैं? देखिए, इंडिया हैज अ फॉलोइंग एडवांटेजेस विच मेक्स इट अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। ये देखिए, पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर एक एक करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज नंबर 1, इंडिया ऑफर्स एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर एट अ लो वेज रेट। सफिशिएंट भी है और थोड़ा कम रेट पे भी है। एंड इंडिया हैज अचीव्ड अ रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू इन द आईटी इंडस्ट्री विच इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ आउटसोर्सिंग। आईटी सेक्टर में हमने काफी अच्छा काम किया, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जीडीपी में भी उसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जीडीपी जो बढ़ रही है वो सर्विस सेक्टर की वजह से, और सर्विस सेक्टर में भी कुछ चुनिंदा सेक्टर जिनमें से एक आईटी है। बेंगलोर को तो आईटी हब भी बोलते हैं ना। लिख लीजिए 2 रीजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डू यू थिंक द नवरत्न पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट्स has helped in improving the performance of public sector undertakings in India? How? जो नवरत्न वाली पॉलिसी थी ना, कि किसी को मिनी रत्न, किसी को नवरत्न और किसी को महारत्न की कैटेगरी भी दी गई है, तो क्या इस पॉलिसी का कोई फायदा मिला है? मिला है तो कैसे मिला है? देखिए, लिखेंगे इसका आंसर। देखिए, टू इंप्रूव एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म and to enable public sector units to compete effectively in the market, the government awarded the status of Navratna to many PSUs. Some of them are as follows. उनमें से कुछ पहले नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। नवरत्न की कैटेगरी दी गई थी ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, इफेक्टिवली काम करें, कॉस्ट कटिंग करें।
नवरत्न का फायदा ये था कि अब बहुत सारे डिसीजन खुद से ले सकते थे वो, ये हमने पहले डिस्कस किया था, अब इसमें भी देखेंगे। पहले फॉलोइंग तक लिख लो। देखिए लिखेंगे एक एक करके कुछ नाम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस। पहले 3 तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं। 4th इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, ओएनजीसी लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे लिखेंगे दीज कॉर्पोरेशंस वर ग्रांटेड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। दिस बूस्टेड देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। पहले इन कंपनी को स्टेटस मिलने का एलिजिबिलिटी क्या थी वो हमने पढ़ी थी, और जैसे ही स्टेटस मिल जाता है ना तो उनको ये फायदे हैं, इनको ज्यादा फाइनेंशियल, मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाती है, यानी कि ज्यादा इनको स्वतंत्रता है काम करने की, इंटरफियरेंस बहुत कम है। तो दिस बूस्टेड देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। दे आल्सो बिकेम हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सम ऑफ देम आर बिकमिंग द जायंट ग्लोबल प्लेयर्स। देखिए बिकमिंग तक लिख लीजिए। देखिए आगे लिखते हैं। आगे लिखेंगे कॉन्सिक्वेंट टू देयर बेटर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट retained them under public sector and enabled them to grow themselves not only in the domestic market but also in the international market। तो गवर्नमेंट ने इनको ग्रो करने दिया बजाय इनको प्राइवेटाइज करने के, लेकिन अपने अंडर में ही रखा है और उनको पूरी पूरी ऑटोनॉमी दी गई कि अपने हिसाब से काम करो। देखिए लिख लीजिए मार्केट तक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे दीज कॉर्पोरेशंस आर सेल्फ रिलायंट, यानी गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट है एंड फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट। दस द नवरत्न पॉलिसी हैज सर्टेनली इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पीएसयूज। डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। हाँ ये तो हमने पढ़ा था कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ज्यादा है, क्यों है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, वो इसमें आ गया है। ये भी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए लिखते हैं इसका आंसर। The major factor responsible for the high growth of the service sector are as follows। पहले यहां तक लिख लो।
अब देखिए एक एक करके फायदे देखते हैं, सॉरी एक एक करके रीजन देखते हैं सर्विस सेक्टर का इतना रोल क्यों है। पहला रीजन, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले रेस्ट्रिक्शन थे, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, नई नई टेक्निक आ रही है, ठीक है ना, लिख लीजिए पहला रीजन। और दूसरा रीजन, ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कम्युनिकेशन का फायदा न केवल उस वाले सेक्टर में बल्कि इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, लेकिन ओवरऑल सर्विस सेक्टर को तो बूस्ट मिला ही, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रीजन, emergence of India as an important destination of outsourcing because of low wage cost। आउटसोर्सिंग का भी तो रोल है, और किसकी वजह से, और हम इतने इमर्ज कैसे हुए, लो वेज कॉस्ट, हमारी लेबर थोड़ा कम पैसे ले रही है। देखिए लिख लीजिए थर्ड रीजन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रीजन, availability of modern telecommunication links including internet, the text, voice and visual data। इसमें भी लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया। हमारे मैन पावर भी काफी स्किल्ड है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट भी आई थी, इंडिया का यूज जो है एआई के यूज के मामले में सेकंड नंबर पे है। हालांकि ओवरऑल रैंक तो 24 है, बट इस मामले तो सेकंड नंबर पे है। देखिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर appears to be adversely affected by the reform process। why? एग्रीकल्चर सेक्टर पे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ रिफॉर्म प्रोसेस के बाद भी, ऐसा क्यों, आइए लिख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा अलग तरीके से लिख लेंगे इसको। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर पर्टिकुलरली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन, पावर, रोड्स एक्सेट्रा हैज फॉलन इन द रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड में ये गिर गया क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आया इंडस्ट्री में, सर्विस में, है ना। द विड्रॉल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज लेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ऊपर से जो फर्टिलाइजर पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी उसमें भी सिग्निफिकेंट कटौती करी गवर्नमेंट ने, विच हैज, तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे विच हैज सीवरली अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। वो जो फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी कम कर दी थी ना, अमीर किसानों ने तो झेल लिया उसको, लेकिन छोटे और जो मझोले किसान है वो तो नहीं झेल पाए ना उसको। द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस सच एज रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। वो कट इन इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से हमने पढ़ा था, वही है, लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ तक। देखिए आगे लिखेंगे, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। खैर इसको तो हटा देते हैं, एमएसपी तो अभी भी चल ही रहा है। रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये तो अभी भी बना हुआ है, इसको आप अपने आंसर में शामिल ना करें।
डाउट तो था गवर्नमेंट पे कि हटा देंगे, लेकिन एमएसपी तो लगातार बढ़ ही रहा है। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, हाँ ये तो है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस on agricultural products, etc. These have adversely affected Indian farmers as they now have to face increased international competition. लिख लीजिए यहां पे, अब इन सब चीजों की वजह से ना केवल डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Why has the industrial sector performed poorly in the reform period? और पुअरली परफॉर्म किया, उसी के चक्कर में टैक्स कम किए थे, टैक्स रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी में भी रिफॉर्म देखने को नहीं मिला था खास, और तो उसका रीजन हमें बताना है। तो आइए लिख लेते हैं, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल रीजंस फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। देखिए लिख लीजिए यहां तक, देखिए पहला रीजन देखते हैं, लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड ओइंग टू लो लेवल ऑफ इनकम। इनकम कम थी लोगों की तो डिमांड भी लोग कम कर रहे हैं। रिफॉर्म तो कर दिए लेकिन एकदम से रिफॉर्म थोड़ी हो पाते हैं, डिस्पोजल इनकम भी तो, तभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां गांव में जाती नहीं है, वो तो शहरों में जाती हैं जहां पे हमारा लोग प्रोडक्ट खरीद पाए। लैक ऑफ एक्सटर्नल डिमांड ओइंग टू लो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक डिमांड तो इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की इनकम कम है, बाहर डिमांड इसलिए नहीं क्योंकि उस क्वालिटी का नहीं है, ठीक है ना, ऊपर से वो बड़े बड़े देशों ने रेस्ट्रिक्शन और लगा रखे थे। लिख लीजिए, थर्ड रीजन, रिफॉर्म पीरियड witnessed a free flow of the international goods, particularly Chinese goods. Being relatively cheaper, these goods swallowed the bulk of domestic market. बिल्कुल, काफी सारा मार्केट तो चाइनीज प्रोडक्ट ने खत्म कर दिया काफी सारे लोगों को। देखिए लिख लीजिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। एफडीआई इज नॉट एक्सपेंडेड टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। एफडीआई बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्टेशन थी। क्यों नहीं बढ़ पाया? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, बड़ी बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं था ना। रेड टेप यानी कि लेट काम हो रहे हैं, स्टिफ लेबर लॉस भी काफी स्ट्रिक्ट थे। लिख लीजिए, देखिए ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, सोशल जस्टिस और वेलफेयर कितना अचीव हो पाए ये सब बताना है हमें। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया मेनली रिवॉल्व्ड अराउंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के चारों तरफ ही ये रहे हैं, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और इन तीनों के चारों ओर ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ, तक लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन implied इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज थ्रू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन होना। लिबरलाइजेशन इंप्लाइड विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स, कोटाज एंड लाइसेंसेस, ये हटा दिए गए सो दैट प्राइवेट इंडस्ट्रीज फ्लोरिश, बढ़ सकें बाय फोस्टरिंग, तक लिखिए। आगे बढ़ते हैं। बाय फोस्टरिंग सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन सोशल इंटरेस्ट। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर तो सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे काम करेंगे, सोशल इंटरेस्ट पे तो काम नहीं कर पाएंगे। पहले पार्ट का आंसर ये हो गया हमारा, इसको आप अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। लाइकवाइज प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइड दैट द गवर्नमेंट मूव्स आउट ऑफ बिजनेस एंड प्राइवेट प्लेयर्स बिकम द फोर रनर्स ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। और ये रिफॉर्म्स का मतलब ये भी था कि गवर्नमेंट अब बिजनेस से हट जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे। देखिए, लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। Thus, all elements of economic reforms have been directed towards the free play of market forces. That is, self-interest replaces the social interest. ठीक है? Thus, it is not denying the fact that economic reforms are focused on acceleration of GDP growth. इकोनॉमिक रिफॉर्म से जीडीपी ग्रोथ तो हुई, लेकिन वो डेवलपमेंट सही मायने में नहीं हो पाया। देखिए, लिखिए ऑन तक। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ, बिट्रेइंग सोशल जस्टिस, ये बुक का ही वर्ड ले लिया मैंने। बिट्रेइंग कहते हैं धोखा देना, सोशल जस्टिस को धोखा एंड सोशल वेलफेयर को भी इग्नोर किया गया काफी हद तक। प्राइवेट सेक्टर तो इग्नोर ही करेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कर नहीं रहे तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए एक्सपेंडिचर तक। देखिए आगे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज लेड टू सोरिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता है ना, ग्रोथ तो हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो मनरेगा पे लगातार खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट बजट में भी 1,30,000 करोड़ तो केवल मनरेगा के लिए थे। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट जीडीपी ग्रोथ इज, तक लिख लीजिए। आगे लिखेंगे। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट जीडीपी ग्रोथ is being achieved even as zero employment growth. It is earnestly desired that the government strikes a balance between the pace of growth on the one hand and the social justice on the other hand. ये काफी अब रिकमेंडेड है, जरूरी है कि गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि ग्रोथ तो होती रहे लेकिन साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। लिखिए सोशल जस्टिस तक। आगे बढ़ते हैं।
एंड सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑन दी अदर, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मस्ट बी प्रमोटेड नॉट मियरली एज अ स्लोगन बट अ वेल कंसिडर्ड पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो लास्ट में एक सजेशन भी हमने लिख दिया है, इंक्लूसिव ग्रोथ को ना केवल स्लोगन बन के रह जाए सबका साथ सबका विकास, बल्कि वो ग्राउंड पे ही होना चाहिए, उसके लिए ठोस पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए। कंप्लीट कर दीजिए। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसी के साथ चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।